हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का चैनल पीसीएम गुरु में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा ही पढ़ लेते हैं। रसायन विज्ञान होती क्या है, रसायन विज्ञान में हमें क्या पढ़ना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी पदार्थों की आंतरिक संरचना, संगठन तथा गुणों और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, जो पदार्थ है ये पदार्थ अंदर से कैसी संरचना है इसकी जो अंदरूनी संरचना है, अंदरूनी संरचना जो है पदार्थ की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ में अंदर क्या क्या होता है। बाहर से तो क्या देखते हैं हम पदार्थ में, उसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं, आयतन देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को तो हम फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। लेकिन पदार्थ के अंदर क्या क्या है, किस प्रकार की संरचना है पदार्थ की, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण हैं वो कितने कितनी दूर हैं, कितने कितने पास हैं, जो बहुत ज़्यादा पास है उन्हें क्या कहते हैं, जो बहुत दूर दूर है उन्हें क्या कहते हैं, इस सब का अध्ययन हम करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है। अगर उस पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन किया जाए तो उस परिवर्तन से क्या होगा, ठीक है, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब जैसे इसमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, किसे कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ की परिभाषा है कि वह सभी कुछ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। जो भी चीज़ इन दो शर्तों को पूरा करेगी उस चीज़ को हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है। दो शर्तें कौन कौन सी हैं, एक तो उसे स्थान घेरना चाहिए और दूसरा उसके अंदर द्रव्यमान होना चाहिए। तो अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं या नहीं भी दिखाई देता है आपको, वो सब कुछ पदार्थ है। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना, बैठने के लिए कुर्सी, किताबें, बैग रखने के लिए मेज़, पहनने के लिए कपड़े, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने के लिए किताबें, सब कुछ पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उन सब में वजन होता है, द्रव्यमान होता है और उन सबको रखने के लिए हमें जगह की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वायु का। वायु का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वायु पदार्थ है? क्या वायु पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, वायु पदार्थ है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब आप वायु को किसी गुब्बारे में भरते हैं तो वो गुब्बारा फूल जाता है। गुब्बारा फूल जाता है, इसका मतलब ये है कि वायु स्थान घेरती है। और फिर उस फूले हुए गुब्बारे को अगर एक खाली गुब्बारे के साथ तोला जाए तो जो फूला हुआ गुब्बारा है, यानी कि जिसमें वायु भरी हुई है, वो उसका पल्ला नीचा रहेगा, यानी कि वो भारी होगा, उसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो वो द्रव्यमान किसकी वजह से बढ़ा है, वायु के भरे होने की वजह से ये द्रव्यमान इस वाले गुब्बारे का ज़्यादा हो गया है। तो वायु दोनों शर्तों को पूरा कर रही है, इसका मतलब वायु पदार्थ है। वायु क्या है, वायु पदार्थ है। ठीक है। इसका एक तरीके से और समझ सकते हैं इसको जैसे हम किसी खाली बोतल को पानी से भरे हुए किसी बर्तन में डुबोते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा बर्तन है, कोई टब है, उसमें हमने खाली बोतल को डुबोया भरने के लिए, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें बुलबुले निकलते हैं वायु के। इसका मतलब ये है कि पहले बोतल में वायु थी, बोतल में से वायु बाहर निकली, तब स्थान खाली हुआ बोतल के अंदर, फिर उसमें पानी भरा गया। ठीक है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है। उम्मीद है आप सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैंने बता ही दिया आपको, जो कुछ भी आप देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं
और जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं सब में सब क्या होते हैं, सब के सब पदार्थ होते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहाँ से आपका सब इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों को पहले हम दो तरीके से बांटते हैं। अच्छा, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है ये और समझ लीजिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है कि एक ही गुण वाले कणों को या पदार्थों को एक साथ जब हम रखते हैं, क्या करते हैं, उनको हम एक साथ रखते हैं। सही है, तो समान गुणों वाले पदार्थों को एक साथ लेने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, जिनके गुण समान होते हैं। इसका एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिसे आप देखते भी हैं डेली। मैं बताता हूँ, देखिए आप कैसे देखते हैं डेली इसको। आप अपने स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ जाते हैं आप? स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्कूल में क्या होता है, एनसी की पढ़ाई अलग होती है, एलकेजी की पढ़ाई अलग होती है, यूकेजी की पढ़ाई अलग होती है। लेकिन स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है। क्लास का शब्द का मतलब हिंदी में वर्ग ही होता है। कि जो एनसी मतलब जो एक जैसी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे एक क्लास में बैठेंगे। ठीक है, तो ये उनका एक गुण हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। या जो जैसे 12th क्लास में साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स सब एक साथ बैठेंगे। फिर जब मैथ और बायो पढ़ेंगे तो मैथ और बायो अलग अलग पढ़ेंगे। अगर मैथ वालों को बायो के साथ पढ़ाया जाए तो क्या मैथ वाले पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, या मैथ वालों को मैथ बायो के साथ पढ़ाया जाए तो फिर क्या होगा, बायो वाले नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण करने से हमारा जो काम होता है उस काम में हमें आसानी हो जाती है। यहाँ हम पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं क्योंकि हमें फिर पदार्थों का अध्ययन करने में आसानी होगी। ये एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट एक जैसी पढ़ाई करने वाले होते हैं उनके लिए एक क्लास बनाई जाती है। जैसे एनसी वालों के लिए एक क्लास, एलकेजी वालों के लिए उनकी पढ़ाई सबसे अलग है तो उनके लिए एक अलग क्लास। इस तरीके से अलग अलग क्लास में क्लासीफाइड कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, वर्गीकरण का मतलब तो समझ में आपको आ ही गया होगा। आप पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं ये देखिए ध्यान से। तो पदार्थों का वर्गीकरण पहले हम दो तरीके से करते हैं, दो आधार पर करते हैं। एक भौतिक वर्गीकरण होता है और एक रासायनिक वर्गीकरण होता है। भौतिक वर्गीकरण जो है उसमें केवल हम उन चीज़ों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जो पदार्थ के भौतिक गुणों को बताती हैं। ठीक है, जैसे कुछ पदार्थों की भौतिक अवस्था ठोस है, तो जिन पदार्थों की भौतिक अवस्था ठोस है उन सभी को ठोस कहा जाएगा। मतलब जिनका आयतन और जिनका आकार निश्चित है, जिन पदार्थों का, उन सभी पदार्थों को क्या कहा जाएगा, ठोस कहा जाएगा। उन सब का एक वर्ग बना दिया ठोस। जैसे हमारा लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, ये सब ठोस हैं, इनका आयतन और इनका आकार निश्चित होता है। इन्हें हम चाहे कहीं भी रखें, कैसे भी रखें, इनके आयतन और आकार में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होने का, जब तक कि हम कोई भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया ना अपनाएं। उनके आकार या आयतन में परिवर्तन करने के लिए तब तक उनका आकार और आयतन निश्चित रहेगा। आ गई बात समझ में ये? इसी प्रकार से द्रव हैं, जिन पदार्थों की का आयतन तो निश्चित है लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं है, आकार उनका अनिश्चित है। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जल है। जल को हम जिस बर्तन में भरेंगे वो उसी बर्तन में रहेगा, उसी बर्तन का आकार ले लेगा वो। जैसे हमने जल को बोतल में भरा तो उसका आकार बोतल के जैसा हो गया। टब में लौट दिया उसी जल को तो उसका आकार टब के जैसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बोतल में 1 लीटर जल भरा हुआ है और उसे हमने टब में लौट दिया तो टब में लौटने के बाद भी उसका आयतन 1 ही लीटर रहेगा, यानी कि आयतन परिवर्तन नहीं होगा। आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आने का है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा आयतन में, जबकि आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। इन्हें द्रव कहते हैं। और जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिन पदार्थों को हम अगर किसी बर्तन में भरना चाहें तो वो आकार भी उसी का ग्रहण करते हैं
और आयतन भी उसी का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं हम गैस। जैसे गैस अगर सिलेंडर में भरी हुई है तो उसका आकार सिलेंडर की तरह होगा, और सिलेंडर का जितना आयतन है उतने पूरे आयतन में गैस रहेगी। चाहे उसमें हमने द्रव्यमान के अनुसार 1 किलो गैस भरी हो या 2 किलो गैस भरी हो, रहेगी वो उसके पूरे आयतन में। ठीक है, जैसे जैसे उसका द्रव्यमान कम होता रहेगा वैसे वैसे दाब कम होता रहेगा, लेकिन आयतन सिलेंडर के बराबर ही रहेगा, आयतन कम नहीं होगा। क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पूरे सिलेंडर में घूमते रहते हैं अत्यधिक ऊर्जा के कारण। ठीक है, द्रव और गैस अवस्था को हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में पूरी डिटेल्स के साथ, और जो ठोस अवस्था है इसे हम 12th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है भाई, आगे देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण जब हम करते हैं पदार्थों का, तो रासायनिक वर्गीकरण में हम पदार्थों को 2 तरीके से बांटते हैं। पहले एक होते हैं हमारे अशुद्ध और एक होते हैं शुद्ध। शब्दों से ही समझ रहे होंगे आप। शुद्ध पदार्थ वो कहलाते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक ही प्रकार के कणों के अलावा उसमें कोई दूसरे प्रकार का कण नहीं होता है, तो उसे हम शुद्ध कहेंगे। अशुद्ध हम उसे कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जल है, हमारे पास जल है। अब जब तक गिलास में जल है, जल के अलावा उसमें कुछ और नहीं है, तो वो शुद्ध है। अब अगर हमने उसमें कुछ मिला दिया तो फिर वो क्या बन गया, अशुद्ध बन गया, क्योंकि फिर उसमें एक से ज़्यादा प्रकार के कण हो गए। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं, अशुद्ध पदार्थों के अंतर्गत आते हैं मिश्रण, अशुद्ध पदार्थों के अंतर्गत। और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत आते हैं तत्व और यौगिक। ठीक है, इसको देख लेते हैं आगे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तत्व की परिभाषा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे आप नोट कर लें और याद भी कर लें। यौगिक की परिभाषा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है भाई, देखिए तत्व क्या होते हैं। वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से आगे और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। मतलब अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें से हम कोई और दूसरा पदार्थ नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से, जैसे सोडियम है, सोडियम सोडियम के अंदर से हम कोई और पदार्थ नहीं निकाल सकते, तो सोडियम क्या हो गया, तत्व हो गया। सोडियम के हम चाहे कितने टुकड़े कर लें, इसे जला लें, उबाल लें, कुछ भी कर लें, इसकी वेपर बना लें, भाप बना लें, लेकिन वो सोडियम ही रहेगा, वो उसका परिवर्तन किसी और तरह के पदार्थ में नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी भी विधि के कारण। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जैसे लोहा, चांदी, सोडियम, ये सब के सब क्या हैं, तत्व हैं। ठीक है, तत्व आप जानते हैं। अभी तक 170 तत्वों की खोज हो चुकी है, 170 तत्व ज्ञात हैं अभी तक। ठीक है, परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व ज्ञात नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि 118 परमाणु क्रमांक वाला तत्व ज्ञात है। तो 116 तक तो सभी ज्ञात हैं, 116 तो यहाँ तक हो गए, ये नहीं पता है, ये वाला पता है। तो 116 के बाद ये आएगा, 117 तत्व ज्ञात हैं अभी तक। ठीक है, इनके बारे में ही पढ़ना है पूरी केमिस्ट्री में डिटेल में। तब तक आप चाहें तो जितने भी तत्व आपको पता हैं, आपके पास कोई भी बुक होगी उसमें तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए होंगे और परमाणु भार दिए होंगे, उन्हें आप याद कर लें तब तक। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक, ये होते क्या हैं इसकी बात आगे करेंगे, कैसे इनका निर्धारण होता है। हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3। इस तरह से आप याद कर लें इन्हें। कम से कम 40 तक तो आप याद ही कर लें अभी, बाकी जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें सारे याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, इनकी आवश्यकता तो अभी पड़ेगी जब हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे, आणविक संरचना पढ़ेंगे और संयोजकता पढ़ेंगे, तभी इनकी सबकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी हमें। आगे देखिए यौगिक क्या होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोग कराने पर या करने पर जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे परिभाषा को एग्जाम्पल से समझे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ध्यान से देखेंगे।
जैसे एक सिंपल सा यौगिक ले लेते हैं हम, जल। जल क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। क्यों है ये यौगिक? क्योंकि जो जल है, जल तभी बनेगा, अगर मैं 18 ग्राम जल की बात करूं तो 18 ग्राम जल तभी बनेगा जब 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगी, तभी जल बनेगा 18 ग्राम। अगर ये अनुपात, इनके द्रव्यमान का ये अनुपात कम या ज़्यादा हुआ, इनके जो अनुपात है वो 1:8 है, ये आप देख सकते हैं आसानी से। अगर ये अनुपात इससे अलग हुआ तो बनने वाला जो नया पदार्थ होगा वो जल नहीं कहलाएगा, वो कुछ और पदार्थ होगा, मतलब कोई और यौगिक हो सकता है वो, लेकिन जल नहीं होगा। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जो यौगिक होते हैं, यौगिकों में तत्वों का अनुपात निश्चित रहता है हमेशा। सही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह परिभाषा को एक बार और पढ़ लेते हैं, तो परिभाषा आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। अब देखिए, एक बार और देख लेते हैं परिभाषा को। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर या संयोग कराने पर जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो नया पदार्थ बनेगा ना, जल। तो जल यौगिक हो गया और अनुपात निश्चित रहेगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जल में। अच्छा, जल का ही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसको भी देख लीजिए। यौगिकों को, यहाँ पर को छूट गया है, यौगिकों को रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा सरल अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे जल, जल में जो भारानुसार अनुपात है वो 1:8 है, और परमाणुओं की संख्या के अनुसार जो अनुपात है वो 2:1 है। 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का। उम्मीद है अब तो आपको बिल्कुल बात क्लियर ही हो गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, तत्वों को और यौगिकों को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये शुद्ध होते हैं, इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। एक ही प्रकार के कण होने का मतलब है, अब जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन मिला दी तो ये अशुद्ध पदार्थ हो गया। नहीं, ये अशुद्ध नहीं हुआ है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने पर जो जल बना है, जल में केवल जल के ही कण होंगे, किसी और चीज़ के कण नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो संयुक्त रूप से एक ही कण बन गया ना इनका मिलकर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप से मिलकर क्या कण बन गया? एक ही कण बन गया, जिसे हम जानेंगे H2O के नाम से। जितने भी कण होंगे जल के अंदर वो सब के सब H2O होंगे, इसके अलावा और कोई भी कण नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल दूर हो गया होगा, इसलिए तत्वों को और यौगिकों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे है भाई आपका मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, इसमें अनुपात बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, किसी भी अनुपात में मिला दो, 2 मिला दो, 3 पदार्थ मिला दो, 4 पदार्थ मिला दो, पानी को नमक को किसी भी अनुपात में मिला दो, क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा, ठीक है। यौगिक नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मिश्रण। कीचड़ होती है, कीचड़, कीचड़ में धूल, मिट्टी और पानी होते हैं, ठीक है, गंदगी होती है, तो वो क्या है? मिश्रण है, वो कोई यौगिक नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। ये क्या होते हैं? ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 क्या होते हैं? समांगी मिश्रण, और नंबर 2 क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। इन्हें ही विलयन कहते हैं। जो समांगी मिश्रण होते हैं इनको ही क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं इनको, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक मिश्रण बनाया पानी का और चीनी का, मान लीजिए पानी का और चीनी का। चीनी का घोल आप बहुत ज़्यादा पीते होंगे, तो चीनी और पानी का ही घोल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर H2O में हमने शुगर मिलाया है, शुगर मिलाया, चीनी मिलाई, ठीक। तो अगर पूरे गिलास में, जैसे गिलास में ले लिया हमने ये विलयन, मतलब ये घोल हमने किस में ले लिया? गिलास में ले लिया, इसे विलयन कहेंगे। तो
पूरा जो घोल हमारा गिलास में है, उस गिलास में जितना भी घोल भरा हुआ है उसके प्रत्येक हिस्से में चाहे तो हम ऊपर से देख लें, जैसे ये गिलास है तो यहाँ भरा हुआ है घोल, यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है। तो जितना मीठापन इस वाले हिस्से में होगा उतना ही मीठापन इस वाले हिस्से में होगा, ठीक है। उतना ही मीठापन इस हिस्से में होगा और उतना ही मीठापन इस हिस्से में होगा। मतलब चाहे तो हम मिश्रण को ऊपर से ले लें, नीचे से ले लें, दाएं से ले लें, बाएं से ले लें, बीच में से ले लें, कहीं से भी ले लें। कहीं से भी अगर चारों जगह, अगर पांचों जगह से हम एक एक बूंद ले लें या दो दो बूंद ले लें, 2-2 ml घोल ले लें, तो उनका आंतरिक संगठन सबका एक जैसा होगा, ठीक है। मतलब उनकी जो संरचना होगी, उनके हर एक अंग का जो संरचना होगी वो कैसी होगी, बराबर यानी कि समान होगी। इसीलिए सम प्लस अंग से मिलकर बनता है ये समांगी। सम का मतलब होता है बराबर और अंग का मतलब होता है हिस्सा। तो मिश्रण के किसी भी हिस्से को ले लें तो उसकी संरचना कैसी होगी, सम यानी कि समान होगी। इसीलिए इन्हें कहते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब, सही है भाई। और अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो फिर बिस्मांगी को आप अपने आप समझ सकते हैं। बिस्मांगी मिश्रण ऐसे होते हैं जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है। जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है उन्हें कहते हैं क्या, बिस्मांगी मिश्रण। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। मान लीजिए आपकी मम्मी ने खाना बनाया और उसमें खाने में कहीं नमक ज़्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, तो ये कैसा मिश्रण हो गया, बिस्मांगी मिश्रण हो गया ये, ठीक है। ऐसा होता नहीं होगा, उसको चला देते हैं ज़्यादा मिक्स करने के लिए, ठीक है। मिक्स मतलब मिश्रण बनाने के लिए, सही वाला समांगी मिश्रण बनाने के लिए। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है परमाणु तथा परमाणु द्रव्यमान। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई आपको समझने के लिए, क्योंकि इसे समझे बगैर तो फिर आपका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। केमिस्ट्री में हर अगली कंसेप्ट को समझने के लिए पिछली कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं आगे, परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है, सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं उसको, परमाणु कहते हैं। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, ध्यान दें बात पे, तत्व का छोटा कण बता रहा है, तत्व का, ठीक है। तत्व पदार्थ ही होता है, लेकिन तत्व की बात चली है। तत्व, इसका मतलब तत्व किसके होते हैं, परमाणु के होते हैं। तो तत्व के अंदर सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। इसका मतलब ये हो गया। और यही परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अच्छा, यहीं पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको। जैसे तत्व का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु, तो जो यौगिक पढ़े थे हमने, यौगिक अभी पीछे, यौगिक का सबसे छोटा कण होता है अणु, उसे बोलते हैं हम अणु, ठीक है। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा है कि यौगिक कैसे मिलते हैं, तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। और तत्व का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है। तो अणु जो मिलेगा वो, अणु जो बनेगा वो परमाणुओं से मिलकर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यौगिक तत्वों से मिलकर बन रहा है। तत्व का छोटा कण परमाणु है, तो अणु किससे मिलकर बनेगा, परमाणुओं से मिलकर बनेगा। ये परमाणु एक ही प्रकार के हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये कन्फ्यूजन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए जैसे जल है, जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो ये यौगिक है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु से मिलकर क्या बना, जल का एक अणु बना। ये जल का एक अणु है, एक अणु के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। तो इसमें जो परमाणु हैं वो अलग अलग हैं। कुछ अणु समपरमाणु होते हैं। समपरमाणु मतलब जिसमें एक जैसे अणु होते हैं, जैसे H2O है, H2O नहीं, H2। तो H2 हाइड्रोजन गैस का एक अणु है, जबकि जो H है ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है। ये क्या है, परमाणु, और ये है आपका अणु। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, तो ये कहलाएगा आपका समपरमाणुक। इसी तरह से आपकी ऑक्सीजन समपरमाणुक होती है, क्लोरीन समपरमाणुक होती है, ठीक है, Cl2। इन सब में एक जैसे ही परमाणु होते हैं। तो अणु समपरमाणुक भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर भी बन सकते हैं, ठीक है भाई। ये कन्फ्यूज़न आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसको अब।
आज जितने भी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर में, आपके चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब आप बेसिक कंसेप्ट से ही नहीं पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर को आप स्किप कर देंगे तो आगे का आपको कभी भी समझ में नहीं आने का है, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप रट के पास हो सकते हैं, लेकिन जो रसायन विज्ञान पढ़ने का तरीका है, रसायन विज्ञान जिस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए विज्ञान की दृष्टि से, उस तरह से आप नहीं पढ़ पाएंगे। पास होने के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। पास होने के लिए तो अगर आप पूरे साल नहीं भी पढ़ेंगे तो भी पास हो जाएंगे। बस एग्ज़ाम से 1 महीना पहले क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और उसको रट लीजिए। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगवा लीजिए। टिक ना भी लगवाए तो उसमें खुद ही लिखा हुआ होता है कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। उन्हें याद कर लीजिए जिसके आगे ज़्यादा साल लिखे हुए हैं। अब 10-12 क्वेश्चन याद करके ही आप पास हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से पास होने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप किसी एग्ज़ाम को फेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह से पढ़े हुए बच्चों को मैं तो बिल्कुल अनपढ़ मानता हूँ अपनी नज़र में। ठीक है भाई। बाकी आप चाहें कुछ भी सोचते रहें, ऐसे बच्चों को पढ़ने में कोई पढ़ना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान प्रत्येक तत्व की एक निश्चित संख्या है। क्या है? एक निश्चित संख्या है जो यह बताती है, क्या बताती है, कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है, समझ में आई परिभाषा? नहीं आई? चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि परमाणु द्रव्यमान आखिर होता क्या है, क्योंकि आपको परमाणु द्रव्यमान तो सभी याद करने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, प्लेन वाले पेज पर। जैसे मैंने अभी बताया था कि लिथियम का जो परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 3। तो लिथियम का परमाणु भार अगर 3 है, सही है, तो ये 3 संख्या हमें ये बता रही है कि लिथियम का परमाणु कार्बन के परमाणु, कार्बन का जो एक परमाणु है, इसे कार्बन का एक परमाणु मान लेते हैं, इस परमाणु के द्रव्यमान का जो 1/12 भाग है, उस 1/12 भाग से लिथियम का परमाणु 3 गुना भारी है। कितने गुना भारी है? 3 गुना भारी है। ठीक है, मतलब कि अगर हम कार्बन के एक परमाणु के बराबर बराबर 12 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्से का जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान का 3 गुना भारी है लिथियम का एक परमाणु। ठीक है, अब हुई बात क्लियर? एक बार दोबारा से समझते हैं इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। परमाणु द्रव्यमान को आपको हर हाल में समझना ही पड़ेगा। परमाणु द्रव्यमान को और अणु द्रव्यमान को, अणु भार या अणु भार को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। दोबारा से देखिए, जैसे अब की बार सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 23 होता है, सही है। तो ये 23 संख्या हमें ये बता रही है कि सोडियम का एक परमाणु कार्बन के परमाणु, कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है? 23 गुना भारी है सोडियम का परमाणु। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि जिस तत्व का परमाणु भार सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा भारी होगा। अब इसे भी समझ लेते हैं यहीं पे। जैसे ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग से 1 गुना ही भारी है। और जो सोडियम का एक परमाणु है ये कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग से 23 गुना भारी है। मतलब इसका एक परमाणु 1 गुना भारी है और इसका एक परमाणु 23 गुना भारी है। तो जब इसके परमाणु इकट्ठे होंगे और इसके परमाणु इकट्ठे होंगे बराबर संख्या में, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा? सिंपल सी बात है, सोडियम के परमाणुओं का द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा। ठीक है भाई, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन से भारी है और सबसे भारी तत्व वो होगा जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल क्लियरली। आगे देखते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे। परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और बटे में कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। ठीक है, एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग लेना है हमें। एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लो कार्बन का और फिर उसे 12 से भाग कर दो तो उसके 12वां भाग निकल आएगा।
फिर तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है उसे उस संख्या से भाग कर दो, तो परमाणु का द्रव्यमान निकल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु क्या होता है? तो ग्राम परमाणु क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या Na, ये एक निश्चित संख्या होती है जो एवोगाड्रो ने बताई थी। ये मोल अवधारणा में बहुत काम देगी। मोल अवधारणा में इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जो एवोगाड्रो संख्या है जिसका मान 6.03 गुणा 10⁻23 होता है के बराबर परमाणुओं को 1 ग्राम परमाणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इतने सारे परमाणु हमने इकट्ठे कर लिए किसी भी तत्व के, तो वो उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु कहलाएंगे। अच्छा, इसको एक मोल भी कहते हैं। एक मोल, इसको एक मोल भी कहते हैं। ये मोल अवधारणा में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ जो होता है, किसी भी पदार्थ के या किसी पदार्थ की जगह तत्व ले लेते हैं, किसी भी तत्व का जितना परमाणु द्रव्यमान होता है, जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। सोडियम का कितना है परमाणु द्रव्यमान? 23 है। तो अगर हम 23 ग्राम सोडियम लेते हैं तो 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के परमाणुओं की संख्या जो होगी वो 6.023 इंटू 10⁻23 रहेगी। ठीक है, ये इस बात का मतलब है। तो इतने परमाणु को हम क्या कहेंगे? 1 ग्राम परमाणु कहेंगे। इतने परमाणुओं को, सोडियम के इतने परमाणु क्या कहेंगे? 1 ग्राम परमाणु। और 23 ग्राम सोडियम को हम कहेंगे 1 मोल सोडियम। क्या कहेंगे? 1 मोल सोडियम कह देंगे। तो 1 मोल और ग्राम परमाणु बराबर ही तो हो गए। फिर 1 मोल और ग्राम परमाणु कैसे हो गए? बराबर। तो आपको कहीं ग्राम परमाणु निकालने पड़ जाएं तो सीधा सीधा मतलब होगा कि आपको मोल निकालने हैं। ग्राम परमाणु बराबर मोल। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान। 1 ग्राम परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये तो बहुत ही आसान चीज़ हो गई। ठीक है, 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणुओं के द्रव्यमान को ग्राम में तोल लो, तो ग्राम में जितना उनका द्रव्यमान होगा उसे क्या कहेंगे? उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कह देंगे। ठीक है भाई, आगे ये बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अच्छा, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, देखो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 120 ग्राम कार्बन में ग्राम परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने ग्राम कार्बन है? 120 ग्राम कार्बन है हमारे पास, 120 ग्राम कार्बन। ठीक है, तो पहले हमें इसमें निकाल लें क्या? ग्राम परमाणु। तो अभी मैंने बताया था ग्राम परमाणुओं के लिए फॉर्मूला भी लिख रहा था ऊपर ग्राम परमाणुओं का, कि इतने बहुत सारे परमाणु होने चाहिए। अब गिनेंगे तो है नहीं हम भाई, ये तो संख्या है, संख्या में तो गिनेंगे नहीं। तो फिर कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था कि मोल के बराबर होता है ग्राम परमाणु। किसके बराबर होता है? मोल के बराबर। और मोल निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर W/, यहाँ पर अगर परमाणु है नीचे तो परमाणु भार लेंगे, और अगर अणु है तो अणु भार लेंगे। तो कार्बन हमारा परमाणु है, अणु तो है नहीं, तो यहाँ पर लिया जाएगा परमाणु भार। क्या लिया जाएगा? परमाणु भार। परमाणु भार। और W होता है तत्व का ग्राम में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है हमें? 120 ग्राम। और परमाणु भार कितना होता है इसका? 12। तो 12 से इसको भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 120 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम परमाणु हुए? 10 ग्राम परमाणु हुए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कितने ग्राम परमाणु हुए? 10 ग्राम परमाणु हुए, या 10 मोल कार्बन हुआ। ठीक है, अब 1 मोल में या 1 ग्राम परमाणु में कितने कण होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? 6.023। ये 1 ग्राम परमाणु में है, और 120 ग्राम में हमें निकालने हैं। तो 120 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु आए हैं? 10 आए हैं। तो हम इस संख्या को 10 से गुणा करके ही तो परमाणु की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 ग्राम परमाणु बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु, इसलिए 10 ग्राम परमाणु बराबर इधर 10 से गुणा कर दिया तो इधर भी 10 से गुणा कर दिया। 10 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु, तो घात 1 बढ़ जाएगी। इस 10 से गुणा होने के बाद घात कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो 120 ग्राम कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 6.023 गुणा 10⁻24। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और सारी बातें जितनी भी मैंने बताई हैं बेसिक चीज़ें हैं ये सभी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो वीडियो रोक कर दोबारा से देख लें, वीडियो को बार बार देखें। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है
आपका मन साइंस पढ़ने के लिए करता है तो आप वीडियो को बार बार देख लें, ठीक है। पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, इधर उधर की फालतू बातों पे ध्यान ना दें बिल्कुल भी, ठीक है भाई। क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आप जो चाहें वो बना सकती है, ठीक है। इससे अच्छा कोई दोस्त आपको हो ही नहीं सकता। अध्ययन, शिक्षा ये हथियार भी है, दोस्त भी है, जो चाहें इसे कह लो। सबसे अच्छा एक छात्र के लिए यही है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे आप जो चाहे वो बन सकते हैं, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।